आज हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार फिर मतलब आर्थिक सुधार का मतलब हो गया कि जैसे आर्थिक सुधार तभी होता है जब राज्य का राजकोष खाली होने के कगार पर हो जाता है। राज्य का राजकोष खाली होने के कगार पर हो जाता है। और फिर देखेंगे होप से समझौता, नेपोलियन का विजय अभियान। आर्थिक सुधार में नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ अच्छे कार्य भी किए। नेपोलियन बोनापार्ट ने आर्थिक सुधार में नेपोलियन बोनापार्ट ने केंद्रीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी। केंद्रीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी। प्रक्रिया तेज कर दी। तेज कर दी। तेज कर दी। तेज कर दी। नेपोलियन बोनापार्ट ने केंद्रीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी। केंद्रीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी मतलब केंद्रीकरण की प्रक्रिया से केंद्र के लेवल पर तेज कर दी। केंद्रीकरण की जब प्रक्रिया तेज कर दी तो जाहिर सी बात है मतलब कि केंद्र यानी कौंसल व्यवस्था यानी नेपोलियन बोनापार्ट के सीधे हाथों में रहेगा। तो केंद्रीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी जिससे मतलब कि कर ज़्यादातर केंद्रों को आने लगाया। और फिर इससे नेपोलियन बोनापार्ट मतलब कि शक्तिशाली सेना का गठन कर पाएगा। जब केंद्रीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी नेपोलियन बोनापार्ट ने तब आर्थिक सुधारों की आर्थिक सुधारों की बात नेपोलियन बोनापार्ट करने लगा। नेपोलियन बोनापार्ट करने लगा। अब आर्थिक सुधारों की बात नेपोलियन बोनापार्ट करने लगा। जब आर्थिक सुधार होते हैं तो उसमें मतलब बहुत कुछ कर घटाने पड़ते हैं, कोई कर बढ़ाने पड़ते हैं मतलब। और मतलब जो उस देश की वस्तुएं होती हैं उनके सार्वजनिक मतलब कि सार्वजनिक उस पर मतलब कि जैसे सार्वजनिक उसके मंच पर प्रदान किया जाता है कि वह वस्तुएं ज़्यादातर बिके। नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रत्यक्ष कर घटाने और अप्रत्यक्ष कर बढ़ाने लगा। नेपोलियन बोनापार्ट प्रत्यक्ष कर बढ़ाने लगा। नहीं, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाने लगा और प्रत्यक्ष कर घटाने लगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने अप्रत्यक्ष कर बढ़ाने लगा और प्रत्यक्ष कर घटाने लगा। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होगा जो मतलब देश के बाहर से वस्तुएं ने मतलब फ्रांस में आती है उन पर कर बढ़ाने लगा। और प्रत्यक्ष कर जो देश के अंदर उत्पादित होती है वस्तुएं उन पर कर घटाने लगा। अब इससे जाहिर सी बात है कि वस्तुओं उत्पादन पर बल मिलेगा।
इससे वस्तुओं को उत्पादन पर बल मिलेगा। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जो देश के बाहर से वस्तुएं आती हैं उन पर कर बढ़ाने लगा, और जो देश के अंदर उत्पादित वस्तुएं होती हैं उन पर कर घटाने लगा। उन पर कर घटाने लगा। और फ्रांस में निर्मित वस्तुओं को और फ्रांस में निर्मित वस्तुओं को सार्वजनिक प्रदर्शनी करने लगा। वस्तुओं की सार्वजनिक का मतलब है कि मार्केट में लाना, फ्रांस के वस्तुओं को लोकप्रिय बनाना, यही काम है। सार्वजनिक प्रदर्शनी करने लगा। फ्रांस के वस्तुओं का सार्वजनिक प्रदर्शनी करने लगा। जाहिर सी बात है, जब सार्वजनिक प्रदर्शनी करने लगेगा तब अप्रत्यक्ष कर बढ़ा देगा, प्रत्यक्ष कर घटा देगा, तो फ्रांस में वस्तुओं का मतलब कि बोलबाला, उन वस्तुओं का, तैयार वस्तुओं को फ्रांस की जनता काफ़ी काफ़ी ज़्यादातर खरीदेगी। इससे भी वस्तु उत्पादन में बल मिला। आर्थिक सुधारों की बात हो गई तो मतलब केंद्रीकरण का प्रभाव ज़्यादा दिखा। अब इसके बाद मतलब कि फ्रांस की वैसे ही इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। वस्तु मतलब ज़्यादातर खाद्यान्न और फिर कपड़ा, यही सब फ्रांस में बाहर से आता था। अब मतलब पोप से समझौता देख लेते हैं कि पोप से समझौता मतलब आर्थिक सुधार हो गए, क्योंकि अगर किसी जनता को किसी देश में भारी से भारी सेना खड़ा करना है, किसी देश में भारी से भारी सेनाओं को खड़ा करना है, सैन्य खर्च कर बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है आर्थिक सुधार और उसके बाद पूंजीगत होना जरूरी है। नहीं तो उस देश में ऐसा नहीं हो सकता। जिस देश की जीडीपी इकोनॉमी उतनी नहीं है, उस देश में सेनाएं बड़ी नहीं हो सकती, न ताकतवर हो सकती है। तो आर्थिक सुधार जरूरी था। और इसके बाद देखेंगे पोप से समझौता, क्योंकि मतलब कि जनता का और उस समय पोप का बोलबाला था। पोप से समझौता देखते हैं। पोप से समझौता जब फ्रांस की क्रांति हुई तब पोप की सारी संपत्ति छीन ली गई और कुछ पोप देश से बाहर मतलब फ्रांस से बाहर चले गए और वहाँ से क्रांति का नेतृत्व करने लगे। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो कुछ पोप फ्रांस से बाहर चले गए। और वहाँ से क्रांति का नेतृत्व करने लगे। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो पोप की सारी संपत्ति छीन ली गई। हाँ, एक तरह का नंगा बना दिया लिवाज उठे थे तो लिवाज ही खत्म कर दिया गया। तो मतलब ये सारी संपत्ति छीन ली गई। इससे पोप असंतुष्ट हो गए और मतलब फ्रांस के मतलब बाहर अन्य देशों में जाकर वो फ्रांस के विरुद्ध
एकजुटता और मतलब फ्रांस की क्रांति के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे। मतलब जब क्रांति के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे तो काफ़ी समय हो गया। जब 1799 का समय आया तो जिससे जिससे मतलब जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे मतलब पोप के सम्मान के लिए मतलब जनता की भावनाएं बढ़ने लगी। 1799 पे आते आते पहले नहीं थी क्योंकि पोप ऐसे था ही जमीन पे। 1799 आते 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 पोप 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 मतलब पादरी से जनता की पोप से जनता की भावनाएं जुड़ने लगी। इससे सरकार और जनता में तनाव बढ़ने लगा। इससे सरकार और जनता में तनाव बढ़ने लगा। नेपोलियन बोनापार्ट कूटनीतिज्ञ और समझदार, धर्म के मामले में सब कुछ समझदार था। तो नेपोलियन बोनापार्ट को अगर कहीं जनता और सरकार से टकराव ना हो जाए तो ऐसा ना होने के लिए उसने पोप से, फ्रांस के पोप और बाहर से जो पोप चले गए थे उन्हें बुलाकर समझौता किया। तनाव बढ़ने लगा। और मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में जितने पोप थे और बाहर से कुछ पोप बुलाए गए जो क्रांतियों का नेतृत्व कर रहे थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने पोप से समझौता किया और कहा, पोप से समझौता किया और उनकी कुछ संपत्तियों पर उनका हक दे दिया और फ्रांस का राजधर्म बनाया। और फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक बनाया। फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक बनाया। फ्रांस के जो पोप पादरी और बाहर से जो उनको भी बुलाया गया और उन्हें चर्च की संपत्ति जब्ती थी सरकार के पास, तो कुछ संपत्तियों पर उनका अधिकार दे दिया। और जो चर्च की संपत्तियां मतलब थी उस संपत्तियों को उठाकर किसानों को दे दिया गया। जो चर्च की संपत्तियां थी, जो चर्च की कुछ संपत्तियां थी उन्हें उठाकर किसानों को दे दिया गया। जिससे किसान वर्ग नेपोलियन के भक्त हो गए।
जिससे किसान वर्ग नेपोलियन के भक्त हुए। नेपोलियन के नेपोलियन के भक्त हुए। जाहिर सी बात, अगर फ्री में कोई जमीन पा जाएगा तो किसका नहीं भक्त होगा। इससे किसान वर्ग नेपोलियन के भक्त हो गए। अब मतलब फ्रांस की एक मतलब समस्या भी सॉल्व हो गई। पोप से जो मतलब पादरी थे जो बाहर से क्रांतियाँ कर रहे थे, उनसे समझौता हो गया, किसान वर्ग समर्थन में आ गया और मतलब पोप वर्ग भी समर्थन में आ गया। 3-4 फायदे हुए नेपोलियन को। किसान वर्ग भी भक्त हो गए। अब इसके बाद नेपोलियन का विजय अभियान देखते हैं। मतलब जब मतलब पादरी वर्ग संतुष्ट और वह मतलब नेपोलियन के साथ आ गया, किसान वर्ग भी साथ आ गया, क्योंकि उससे ज़मीन पर अधिकार मिल गया। तो मतलब दो लोगों का साथ मिल गया उसे, और बिना पादरी वर्ग के असंतुष्ट किए और किसानों को ज़मीन भी दे दिया। काम हो गया इसका। और नेपोलियन का विजय अभियान, नेपोलियन का विजय अभियान, नेपोलियन का विजय अभियान। देखो मतलब कि अगर विजय करना है तो उस देश की जनता को, नेपोलियन या कोई भी राजा हो, कोई भी लोकतंत्र हो, अगर सही मायनों में देखें तो मतलब उस देश की जनता मतलब कि लोकतंत्र या उस देश की जनता की ज़रूरत होती है। उस देश की जनता की ज़रूरत होती है कि वह लोकतंत्र या राजा का साथ दे, तभी विजय अभियान सुनिश्चित है, अन्यथा नहीं हो सकता। सही जाहिर सी बात यही है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को उच्च राजवंशों को बताया, अपने आप को उच्च राजवंश का बताया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को उच्च राजवंश का बताया, आपको उच्च राजवंश का बताया और राजवंश का बताया। राजवंश का बताया, अपने आप को उच्च राजवंश का बताया। मतलब उच्च राजवंश का मतलब कि वैसे जन्म उसका क्रिस्को द्वीप में हुआ था, उसके पिता, लेकिन ऐसे जब बड़े पद पर वो बैठ जाते हैं तो उसका जनता के समर्थन के लिए ऐसे मतलब कि बोलते हैं, गोली खिलाते हैं जनता को कि वो बहुत बड़े महान थे उनके खानदान वाले। ये जनता को गोली खिलाने का मतलब है। अपने आप को उच्च राजवंश का बताया और उसने अपने आप को बोर्बो वंश के शासकों से जोड़ दिया। बोर्बो वंश के शासकों से जोड़ दिया। बोर्बो वंश के शासकों से जोड़ दिया और वह लुई 14वें का अंकुर बताया। लुई 14वें का अंकल बताया। लुई 14वें को अंकल बताया। लुई 14वें को अंकल बताया। अब देखो राजवंश से जुड़ने का फायदा उसका। लुई 14वें का अंकल बताया और यह कहता था कि राज मुकुट हमें धूल में पड़ी हुई विरासत में मिली है। राज मुकुट उसे धूल में पड़ी विरासत में मिली है। धूल में पड़ी हुई
विरासत में मिली है, विरासत में मिली है, और वह इसे क्यों किसी को दूँ, और उसे, और यह उसे किसी को क्यों दे, किसी को, और यह उसे किसी को क्यों दे। मतलब वो कहता था कि राज मुकुट जो हमें वो धूल में पड़ी हुई मिली है, और वह इसे किसी को क्यों दे। धूल में कहाँ पड़ी हुई थी, डायरेक्टरी शासन था, वो कहावतें पहल रहा था नेपोलियन बोनापार्ट। तो कहता था धूल में पड़ी हुई विरासत में मिली है, तो वो कहता था इसे, और मैं इसे किसी को क्यों दी। और वह यह भी कहता था कि मतलब कि वो ये राजवंश से जोड़ता था, राजवंश से जोड़ता था। और एक मजेदार बात कहता था, मजेदार बात कहता था कि मैं राजवंश से नहीं हूँ, मैं राजवंश से नहीं हूँ, वंश से नहीं हूँ, से नहीं हूँ, नहीं हूँ। अगर मैं युद्धों को हार जाता हूँ, अगर मैं युद्धों को हार जाता हूँ, तो फ्रांस की जनता हमें भुला देगी। तो फ्रांस की जनता हमें भुला देगी। तो फ्रांस की जनता हमें भुला देगी। मतलब वो कहता है कि अगर मैं युद्धों में हार जाऊंगा तो फ्रांस की जनता हमें भुला देगी। अगर कोई राजवंश से है तो वह हार जाता है, तब भी उस पर कोई प्रभाव पड़ नहीं पड़ता। अगर कोई राजवंश से है, अगर कोई राजवंश से है, राजवंश से है तो हार जाता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज़्यादा तार्किक बात नहीं है। वैसे भी अगर कोई क्यों नहीं पड़ता है प्रभाव को, अगर कोई सीधा राजवंश ही वहाँ का ख़त्म हो जाता है, मतलब ये तार्किक बात नहीं बनने नेपोलियन बोनापार्ट का कर, मतलब कि उसने कुछ बातें कही वही बात है। और राजवंश से नहीं, अगर वो हार जाता तो फ्रांस की जनता उसे भुला देगी। और वो कहता था अगर कोई राजवंश से है तो मतलब हार जाता है तो इस पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगले चैप्टर में हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के विजय अभियान में किन किन राष्ट्रों को पराजित किया, और इंग्लैंड को पराजित करने के लिए वो क्या क्या किया। मतलब जाहिर सी बात है सबको पराजित कर देंगे, लेकिन इंग्लैंड उसमें सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी, वर्ल्ड पावर हुआ करती थी, उससे पराजित करना आसान नहीं है। तो इंग्लैंड को पराजय करने के लिए क्या क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।